आज बात करते हैं एक कमाल की कहानी की। ये कहानी है हमारी पृथ्वी के नक्शे की, कि वो बना कैसे। और मजे की बात तो ये है कि वो आज भी बन रहा है। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं, जिसे सुलझाने में साइंटिस्ट्स को सदियां लग गईं। तो ये कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, एक बहुत ही सीधे से सवाल से। पर इस सीधे से सवाल ने ना साइंटिस्ट्स को कई सालों तक परेशान करके रखा था। हम सब जानते हैं कि आज दुनिया में करीब 29% जमीन है और 71% पानी है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अपनी जगह बदलते रहे हैं? बस यही वो पहेली थी जिसका जवाब ढूंढना था। और इस पहेली का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्लू था ना, वो तो किसी भी वर्ल्ड मैप पर साफ साफ दिखता है। कभी ध्यान से देखिए, साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो कोस्टलाइंस हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी जिगसॉ पजल के दो टुकड़े हों जो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। बस इसी चीज ने 1912 में एक जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर का ध्यान खींचा। वेगनर ने उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा, जिसने जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। विज्ञान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स देखते हैं वो सब करोड़ों साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट। उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया, मतलब सारी जमीन। और इसके चारों तरफ जो एक ही विशाल महासागर था उसे नाम दिया पेंथालसा, मतलब सारा पानी। तो वेगनर की थियोरी के हिसाब से करीब 20 करोड़ साल पहले ये जो पेंजिया था ये टूटना शुरू हुआ। पहले ये दो बड़े हिस्सों में टूटा, नॉर्थ में लॉरेशिया और साउथ में गोंडवाना लैंड। और फिर धीरे धीरे ये टुकड़े और टूटते गए और खिसकते खिसकते आज की अपनी जगह पर आ गए। और ऐसे ही बना हमारी आज की दुनिया का नक्शा। लेकिन रुकिए, वैगनर की बात सिर्फ इस जिगसॉ पजल फिट पर ही खत्म नहीं हुई। उन्होंने और भी जबरदस्त सबूत पेश किए। जैसे अटलांटिक के दोनों तरफ जो चट्टानें मिली, उनकी उम्र और बनावट बिल्कुल एक जैसी थी। और इससे भी मजेदार बात, मेसोसारस नाम का एक छोटा सा रेप्टाइल था जो सिर्फ ताजे पानी में रहता था। उसके फॉसिल्स सिर्फ साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मिले। अब सोचिए, ये छोटा सा जीव भला इतना बड़ा समंदर कैसे पार कर सकता था। और तो और, घाना में जो सोने की खदानें हैं वो सीधे सीधे ब्राजील की सोने के खदानों से मैच करती हैं, मानो एक ही खजाना दो टुकड़ों में बट गया हो। अब इतने सारे सबूत थे, फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने वैगनर की इस थ्योरी को करीब करीब 50 साल तक माना ही नहीं, उसे रिजेक्ट कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब वैगनर के पास भी नहीं था। सवाल ये था कि आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत हो सकती है जो इतने बड़े बड़े भारी भरकम कॉन्टिनेंट्स को हिला सके, उन्हें समंदर के ऊपर खिसका सके। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे वेगनर सुलझा नहीं पाए, और बस इसी एक कमी की वजह से उनकी पूरी थ्योरी को अधूरा मान लिया गया। ऐसा नहीं है कि वैगनर ने कोशिश नहीं की। उन्होंने कुछ फोर्सेस का आइडिया दिया, जैसे धरती के घूमने से पैदा होने वाली फोर्स या फिर सूरज और चांद की ग्रेविटी। पर बाद में जब कैलकुलेशंस हुई तो पता चला कि ये फोर्सेस तो ऊंट के मुंह में जीरा हैं, मतलब कॉन्टिनेंट्स को हिलाने के लिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा कमजोर थीं। और बस इसी के साथ ये पूरा मामला दशकों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। फिर आया 1960 का दशक, और कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जो जवाब जमीन पर नहीं मिल रहा था वो छिपा था समंदर की गहराइयों में। ओशंस की स्टडी ने एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हुआ ये कि हैरी हेस जैसे साइंटिस्ट ने समंदर के नीचे का नक्शा बनाना शुरू किया, और उन्हें कुछ हैरान करने वाला मिला। समंदर के ठीक बीच में एक विशाल पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, पर पूरी की पूरी पानी के नीचे। और यहाँ हो क्या रहा था? धरती के अंदर से लगातार गर्म लावा बाहर निकल रहा था, ठंडा होकर नई जमीन बना रहा था और पुरानी जमीन को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह दोनों तरफ धकेल रहा था। इसी को नाम दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और बस यही वो यूरेका मोमेंट था। सब कुछ साफ हो गया। ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी, यही वो इंजन था, यही वो जबरदस्त ताकत थी जो कॉन्टिनेंट्स को अपने साथ खिसका रही थी। वैगनर की थ्योरी में जो एक मिसिंग पीस था ना, वो अब मिल चुका था। और इसी खोज से जन्म हुआ एक नई और पूरी तरह से कंप्लीट थियरी का, जिसे हम आज कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स।
और ये थियरी सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के खिसकने की बात नहीं करती, बल्कि ये तो भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं और हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ कैसे बनते हैं, इन सब बड़े जियोलॉजिकल सवालों का जवाब देती है। तो इस नई थ्योरी के मुताबिक हमारी धरती की जो ऊपरी सख्त परत है ना, वो एक सॉलिड शेल की तरह नहीं है, बल्कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स नीचे की गर्म पिघली हुई चट्टानों की एक परत पर समझे कि तैर रही हैं। और इन्हें धक्का कौन दे रहा है? धरती के अंदर से उठने वाली गर्मी की लहरें, जो इन प्लेट्स को बहुत ही धीरे धीरे इधर से उधर खिसकाती रहती हैं। अब ये प्लेट्स जो हैं ये 3 तरह से मूव करती हैं। पहला, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से लावा ऊपर आकर नई जमीन बनाता है। दूसरा, जब 2 प्लेट्स आमने सामने आकर टकराती हैं तो हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बन जाते हैं। और तीसरा, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाते हुए अगल बगल खिसकती हैं तो जबरदस्त भूकंप आते हैं। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये तो आज अभी इसी वक्त हमारे चारों तरफ हो रहा है। हमारी पृथ्वी एक जिंदा एक्टिव प्लैनेट है और इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारे बिल्कुल पास है। बात करते हैं इंडियन प्लेट की कमाल की जर्नी की। एक जमाने में इंडिया एक अकेला आइलैंड था जो साउथ में कहीं था। वहां से इसने लाखों साल तक नॉर्थ की तरफ एक लंबा सफर तय किया और आखिर में जाकर यूरेशियाई प्लेट से टकरा गया। और ये टक्कर हुई आज से करीब 4 से 5 करोड़ साल पहले। सोचिए, ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेट्स के बीच की जमीन मुड़कर ऊपर उठने लगी और इसी से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, हमारे हिमालय का। ये सारी बातें हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर लाती हैं कि हमारी पृथ्वी कोई ठहरी हुई स्टैटिक चीज नहीं है। ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई और लगातार बदलती रहने वाली एक प्रोसेस है। तो अगली बार जब भी कोई दुनिया का नक्शा देखे तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो कोई फाइनल पिक्चर नहीं है, वो तो बस एक स्नैपशॉट है, एक पल की तस्वीर। असलियत तो ये है कि कॉन्टिनेंट्स आज भी हर साल कुछ सेंटीमीटर खिसक रहे हैं, हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है और हमारी दुनिया का नक्शा लगातार फिर से बन रहा है। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी